So while till now, if we talk about what we have studied about, क्या अभी तक हम पढ़ चुके basically, हमारा यहाँ पर जो था that is somewhat related with the inter science of semiconductor material. What exactly the inside, the science behind that, what is happening all around. So this is the target to understand about, and we have just created a lot of things related with that. And most important part, whenever we are just talking about the phenomena associated with the semiconductor, this is the energy band gap. अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी फिनोमेना जो सेमीकंडक्टर के अंदर होता है और जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और वो फिनोमेना अगर हम स्टडी करते हैं तो व्हाट्स दैट फिनोमेना इज समवॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली energy band gap. We are talking about the energy band gap. So energy band gap is the main cause. सबसे ज्यादा important part अगर हम बात करते हैं energy band gap है, and that's why we are talking about this. So we were talking about, हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की इनसाइड फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो दिस फिजिक्स इज रिलेटेड विद द एनर्जी बैंड गैप. और एनर्जी बैंड गैप की वजह से ही वी कैन डिफाइन दैट कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंसी बैंड में होते हैं और किस तरीके से वो मूव करके कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं. तो ये जो मूवमेंट है, ये जो बेसिकली डिफरेंस है, जो गैप डिफरेंस है, इस गैप डिफरेंस का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर दैट आर इफेक्टिंग, जो अफेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर. जिसमें मोमेंटम भी एक बड़ा फैक्टर था, एनर्जी गैप भी था, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस भी थे. सो दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली. तो टुडे वी आर गोइंग टू वर्क अ लिटिल मोर अबाउट द डोनर्स एंड एक्सेप्टर. एंड वी गॉट दैट कि अगर कोई भी हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर वो प्योर फॉर्म में, वी आर कॉलिंग इट एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. लेकिन अगर इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को, इफ वी वांट टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर आवर ओन बेनिफिट, हमारे खुद के बेनिफिट के लिए अगर हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें इसमें इम्प्योरिटीज को ऐड करना पड़ेगा. और जो प्रोसेस है इम्प्योरिटीज को ऐड करने का, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ डोपिंग. अभी हमारा जो सेक्शन है, यूनिट का लास्ट सेक्शन है, वी आर स्टडीइंग अबाउट दैट. दिस इज व्हाट द inclusion of impurities. So if you study here, you find out that when a semiconductor is doped with impurities, the semiconductor becomes extrinsic. Very simple statement. And impurity energy level are introduced. Most important part, because see, previously we were just only talking about that we have an atom, we are introducing an atom, atoms are making a covalent bond. लेकिन क्योंकि अब हम energies के बारे में पढ़ चुके हैं, so we have to take into the consideration of this terminology also. हमें हर बार इस टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करनी पड़ेगी जो किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इफ यू रीड अप हियर. इम्प्योरिटी एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल्स आर इंट्रोड्यूस्ड. द फिगर 23 है, लेट्स सी दिस फिगर, this one here. This impurity is being added, and you have already gone through this kind of a figure in which the 4 covalent bonds are framed and the remaining part is left. So this figure is here, talking more about that. Shows schematic that a silicon atom is replacement by an arsenic atom with the 5 valency electron. The arsenic atom forms covalent bond and its 4 neighboring silicon atom. You know that वही process होता है लैटिस में, किस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 4 एटम्स के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और वो बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है. The 5th electron has a relatively small binding energy. ये important part है. That's why I'm just reading up here. This has a small binding energy to its host arsenic atom and can be ionized to become a conduction electron. अब now we are having a different reference, different perception to read this. अब हम इसको अलग perception से देख रहे हैं. क्या perception है हमारा? The important perception is here कि we are talking it on the basis of energy. तो जो 5th electron बच गया, उसकी binding energy कम है. So that is basically a small binding energy. Binding energy मतलब जो एक दूसरे को बांध पाए to its host arsenic atom and can be ionized और easily ionized हो जाता है to become a conduction electron at the moderate temperature. Normal room temperature पर ही अगर हम बात करें तो normal room temperature पर ही ये ionized हो जाता है और conduction बन जाता है. We say that this electron has been donated to the conduction band. इसीलिए इसको हमने donor कह दिया क्योंकि extra हो गया है, तो that has been donated to the conduction band और conduction band को donate कर दिया. The arsenic atom is called a donor and the silicon n-type because the addition of negative charge carriers. और यहाँ पर एक negative charge carrier आपका add हो जाता है. Same, the 23B is having the same one. Shows that when boron atom with 3 valency electrons substitutes for a silicon atom, an additional electron is accepted. एक additional electron की requirement generate होती है to form a 4 covalent bond. और 4 covalent bond बनाने के लिए ये हमारे acceptor atom की बात करते हैं. This is a p-type semiconductor
and the boron is called as a acceptor because boron is creating that need. boron वो need create कर रहा है जिसकी कि हमें requirement है. If you see here, we can estimate the ionization energy for the donor. A most important part. अगर हम ED की बात करें, तो ED is related with what? Ionization energy. ये एक नई चीज है जो हमें यहाँ पर study करनी है. This is the important that we are going to study here. The estimate the ionization energy of donor ED by replacing M0 with the electron effective mass and Mn and taking into account of the semiconductor permittivity ES by the hydrogen atom model as this. So this is basically the energy diagram in which it shows that this ED is the ionization energy is epsilon naught upon epsilon s. It means we are just having that coefficient squares Mn and M0 EH. On the basis of that, this energy can easily be calculated. अब एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको ये ऑप्शन आपने जनरेट किया. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. सो दिस रिलेशनशिप इज इंडिकेटिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड दिस हैज बेसिकली इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड रेशियो ऑफ एम नॉट कि जो भी आपका मास में चेंज होगा दैट कम्स अप हियर. So by having these two relationship, one can easily find out the value of donor energy. ये donor energy ही define करेगी actual process को. Coming up to the next. So now talking much about this. The ionization energy for donor. EH थी वो whole energy थी. Just a minute. So once we have this relationship, on the basis of that, if we find the ionization energy for donor measured for the conduction, अगर हम बात करते हैं measured for the conduction band edge, it can be calculated as in this particular figure it is being shown here. It's 0.025 electron volt. कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.000007 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर गैलियम आर्सेनाइड. तो गैलियम आर्सेनाइड में 0.007 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिलिकॉन की बात करेंगे तो इट रिक्वायर्स 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन. ये डिफरेंस है. The hydrogen atom calculation for ionization level and acceptor is similar to that for donors. We consider the unfilled valency band as a filled band plus a hole in the central force field of the negative charge acceptor. The calculated ionization energy measured from the valency band is 0.05 electron volt for both silicon and gallium arsenide. देखो ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट का पूरे पैराग्राफ का मतलब ये बताया जा रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की तो हमें ये पता चला सिलिकॉन के केस में, इन द केस ऑफ द सिलिकॉन वी हैव 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड अगर हमने यूज किया तो गैलियम आर्सेनाइड में यही एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट हैज बिकम 0.007. इसका मतलब एक्साइटेशन, अगर हम बात करें एक्साइटेशन की बात करें तो एक्साइटेशन गैलियम आर्सेनाइड में क्विक है, फास्ट है. मतलब ये वैलेंसी बैंड आपका जल्दी पहुंचेगा क्योंकि इसको एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो कम है 0.007. लेकिन अगर सिलिकॉन में बात करें तो सिलिकॉन के अंदर ये एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है और जो ट्रांजिशन होगा, जो मोबिलिटी होगी वो कंपैरेटिवली लेस होगी. यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट लाइन बहुत अच्छी लाइन कही. द हाइड्रोजन एटम कैलकुलेशन फॉर आयनाइजेशन लेवल ऑफ एक्सेप्टर इज सिमिलर टू दैट फॉर डोनर्स. जिस तरीके से हम एक डोनर की बात करते हैं, डोनर एक्चुअली में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम विद एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन एटम क्या होता है 1h1, एक ऐसा एटम जिसके बाहर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो ये वही कैलकुलेशन है कि जो एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है. तो इसीलिए उन्होंने कहा वी कंसीडर द अनफिल्ड वैलेंसी बैंड एज अ फिल्ड प्लस अ होल इन सेंट्रल फोर्स फील्ड और नेगेटिव. मतलब उन्होंने इमेजिनेशन किए कैलकुलेशन करते वक्त, उन्होंने इतने सारे मटेरियल्स की स्टडी की जगह रेफरेंस क्या लिया, हाइड्रोजन, और कैलकुलेट करके देखा कि हाइड्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी. तो उन्होंने ये कैलकुलेटेड एनर्जी बैंड गैप जो निकाले वो इस तरीके से कुछ कैलकुलेट किए. तो पता चला कि ये अगर आप डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की बात करेंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सब की अगर बात करेंगे तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको सिलिकॉन के केस में ये डोनर और एक्सेप्टर, यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के एनर्जी लेवल्स के बारे में आपको बता रहा है कि क्या क्या आपको एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होगी. कि एंटीमनीज में अगर हम बात क्या करेंगे, फॉस्फोरस में हम क्या करेंगे, आर्सेनाइड में हमें क्या मिलेगा, कार्बन में हमें क्या होगा, ये सारे के सारे यहाँ पर ये लेवल्स आपके डिफाइन कर रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट दैट. सिंपली अगर वही हम गैलियम आर्सेनाइड के केस में हमने बात करी
So we see here what are the values of other or what can be added in that. So if you read this figure shows measured ionization energy. ये measured है, experimental setups किए गए, experiments किए गए, on the basis of these experiments ये values find out की गई, ये value calculate की गई, and finally on the basis of these calculated values ये chart आप लोगों के लिए prepared है, and the chart is giving an idea for various impurities in silicon and gallium arsenide. सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड इन दो के एग्जांपल लिए गए, वन इज टेकन फॉर द सिलिकॉन, अनदर इज टेकन फॉर द गैलियम आर्सेनाइड. इन दो में एग्जांपल लिया. इन दोनों के एग्जांपल लेने के बाद में द लेवल्स बिलो द गैप सेंटर आर मेजर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैलेंसी बैंड एंड आर द एक्सेप्टर लेवल्स अनलेस इंडिकेटेड बाय द डी फॉर द डोनर लेवल्स. इन्होंने ये कहा कि ये जो गैप्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ये लाइन दिखाई जा रही है डॉटेड लाइन इन बोथ द केसेस, ये एक्सेप्टर्स के लिए, अनलेस किसी पर्टिकुलर के आगे अगर डी ना लिखा हो. इसका मतलब है कि इस लाइन का मतलब जो आपने एनर्जी का लाइन लिया, इतनी कम एनर्जी पर भी ये डोनर बन जाता है. टॉकिंग अबाउट दिस वन. सो 0.35 0.36 मतलब दिस इज बेसिकली दी रिक्वायरमेंट. तो ये हाई रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट, हाई गैप के बाद भी ये डोनर बन सकता है. So that's why it is the D is being mentioned here. Similarly, the level above the gap center are measured from the bottom of the conduction band and are donor levels unless they indicated by the A acceptor. और ये सारे के सारे डोनर्स हैं. इनमें से जब तक कि स्पेसिफिकली हमने ये नहीं कहा है कि ये हमारा एक्सेप्टर है. तो अल्टीमेटली सी कंक्लूजन क्या है? ये दोनों ही चार्ट आपको ये बता रहे हैं कि इनमें सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड, इन दोनों के अंदर अगर हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो कौन सी इम्प्योरिटी एनर्जी के लेवल पे विल बी कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर, विल बी कॉल्ड एज अ डोनर. ये सारा का सारा स्केल, ये मेजर्ड स्केल है, एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है, प्रॉपर्ली डिफाइंड वैल्यूज है. दैट ऑल वैल्यूज आर डिफाइंड अप हियर और ये यहाँ पर कैलकुलेटेड करके आपको दी गई. सो आई होप सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी हम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस यूज करते हैं इम्प्योरिटी के लिए, उसको ऐड ऑन करना है, जब इम्प्योरिटी में ऐड ऑन करना है, तब उस वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम इन एनर्जीज को भी डिफाइन करें. क्योंकि अगर हम सब्सटेंस बना रहे हैं, इफ यू आर क्रिएटिंग द सब्सटेंस, दैट माइट बी पॉसिबल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस वो एनर्जी का डिफरेंस हमें मिल ही ना पाए. तो हम उतना ही सब्सटेंस, उसी टाइप का सब्सटेंस क्रिएट करेंगे जितना हमें एनर्जी मिल पाए. या दूसरे शब्दों में, जिस सब्सटेंस की वजह से, जिस इम्प्योरिटी की वजह से वो सब्सटेंस क्रिएट किया गया है, उनको स्पेसिफिकली विल यूज वेयर इट कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. कहने का मतलब है वेयर वी विल यूज द पेपर, वेयर वी विल यूज द हार्डबोर्ड. हार्डबोर्ड हम कहाँ पे यूज करेंगे और पेपर कहाँ पर यूज करेंगे, that is depending upon the material, and that material is going to be used. The same happens in the case of the semiconductor materials while they are adding up with the help of impurities. So coming up this one, this simple hydrogen atom model. So the model has been created on the basis of hydrogen because we are talking only about the transition of one electron. क्योंकि हम एक ही इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की बात करें, अंदर क्या है वी डोंट टॉक, हम उसके बारे में बात नहीं करें. न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस बाउंड कितना है, वैलेंसी कितनी है, वी डोंट टॉक अबाउट दैट. हमने कहा सब कुछ एक हाइड्रोजन एटम के बराबर है क्योंकि अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग, जिसको मूव करना है. सो द कंपैरिजन हैज बीन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइड्रोजन मॉडलिंग. हाइड्रोजन मॉडल के ऊपर हमने ये कंपैरिजन लिया. For the details of ionization energy, particularly for the deep impurity levels in semiconductor with ionization energy, however, the calculated value do predict the correct order of magnitude of the true ionization energies for shallow impurities level. Fine. So ultimately, this is showing you कि कब हमें impurities को कितना deep और कितना shallow. Deep और shallow का मतलब है energy. मतलब जो इम्प्योरिटी आपने ऐड की उस एनर्जी को कितना गैप चाहिए, कितना एनर्जी गैप चाहिए, ये डिसाइड करेगा डीप और शैलो. शैलो का मतलब हो गया इम्प्योरिटी ऐड की लेकिन इम्प्योरिटी ऐड करने पर रिक्वायरमेंट लेस है, बहुत हल्का है, तो इतनी शैलो, जैसे पानी के ऊपर कोई चीज तैर रही है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी टू बी इंसर्टेड इनटू डीप. और जितना डीप इंसर्टेड होगी लैटिस में, उतना ही एनर्जी बैंड गैप्स ज्यादा क्रिएट होंगे, उतना ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. दैट्स ऑल डिपेंड अप हियर. So that's why this model has been taken into the consideration. So next coming up this, so we have another one which is called as a non-generate semiconductor. So we have assumed that electron or hole concentration is much lower than the effective density of the states in the conduction band or the valency band.
respectively. So in the consideration was there, let's assume that the electron hole concentration is much lower than the effective density of the states in the conduction band or the valency band respectively. ये माना गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जनरेशन हो रहा है, जो पेयर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो कंडक्शन बैंड में भी कुछ हैं, वैलेंसी बैंड में भी कुछ हैं, और जो हम इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद में ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन की बात हमने की. In other words, the Fermi level EF is at least 3 kT above the 3B. Now coming up the important point, this word, terminology, the Fermi level. So I hope so you may or may not know about the Fermi level. So I'm just picking it for you carefully. Fermi level. Fermi level is somewhat a mean or a kind of a state in which generally no free charge carriers is found. That means अगर हम बात करें एनर्जीज का ऐसा एरिया पर पाए जहां पर ये इसका मीन निकल जाए, मतलब ग्रेविटेशनल पॉइंट निकल जाए, जहां पर इसका एवरेज पॉइंट निकल जाए, that is called as a Fermi level. So if we have a conduction band here, we have a valency band here, this is the energy level. तो इन दोनों का जो मीन एवरेज होगा, that point is called as a Fermi energy level. And the Fermi energy level generally do not carry on any free charge carriers, और एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता. So this Fermi energy level is very very critical, very very important. और जब भी हम कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, so जब दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर, एवरेज एनर्जी बीच में लाई करेगी. जब कंडक्शन बढ़ जाएंगे तो फर्मी एनर्जी कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. जब होल्स बढ़ जाएंगे तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा. ये तो फर्मी एनर्जी लेवल तब सेंटर पे होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और होल्स की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनर्जी ऑफ होल्स, both are equal when and both are having the equal numbers. But whenever we are changing, we are increasing the concentration of electron, then it goes up. और जब भी हम बात करते हैं increasing the carrier concentration of holes, it goes down, up and down. So on the basis of Fermi energy level, one can find out, ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन ज्यादा है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं या वैलेंसी बैंड में होल्स ज्यादा हैं, या एन टाइप मटेरियल है या पी टाइप मटेरियल. दिस इज बीइंग शोन अप हियर. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसी की. सो द फर्मी एनर्जी लेवल इज एटलीस्ट 3 kT. इन्होंने एक फिक्स वैल्यू की, लगभग 3 kT के बराबर ये होना चाहिए, अबव 3 EV और 3 kT बिलो EC, मतलब वैलेंसी और कंडक्शन बैंड के अबव और बिलो दोनों फैक्टर्स के बारे में इन्होंने बात की. फॉर सच केस सेमीकंडक्टर इज रिफर टू अ नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर. अब इन्होंने एक डेफिनेशन डिफाइन की, किसकी? नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर की. और नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर वो बोले जिनमें फर्मी एनर्जी लेवल एटलीस्ट 3 kT, कम से कम 3 kT या तो EV से ऊपर होगा और 3 kT बिलो EC होगा. EC से नीचे और EV से ऊपर, then this kind of a semiconductor will called as a non-degenerate semiconductor. If you see here in this figure, this is your EC conduction band, this is your EV valency band, talking about the Fermi energy level which is being indicated by the EI and having that actually in the mean value, and this shift is indicating whether it is going up or going down. This is exactly the meaning of Fermi energy level, and this is being defined on the basis of that Fermi energy level, whether it is shifting towards up and going towards down, या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, it depends upon that. So this is taken here in this case and talking about this one Fermi energy level, and on the basis of that हम कहते हैं कि हमारा degenerate semiconductor बन पाएगा. So this is exactly the meaning of degenerate semiconductor. So finally, on such behalf that talking about this Fermi energy level, this EF and EV both are compared, and this difference is, if it's rising up and lowering down, then it can be called as a non-degenerative semiconductor. Talking about the next, for shallow donors in silicon and gallium arsenide, we have already talked about the shallow donors. There usually is enough thermal energy to supply ED to ionize. उनके पास में thermal energy इतनी sufficient होती है जिससे ED provide हो जाए उनको. They can get the ED easily. All donor impurities at room temperatures. Room temperature पे ही मिल जाता है, and thus provide the same number of electron in the conduction band. This condition is called as a complete ionization. Under the complete ionization condition, we can write the electron density as
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे डोनर के बराबर। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। शैलो डोनर्स का मतलब ये हुआ दे आर हैविंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनके पास बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। रूम टेम्परेचर के अंदर ही जितने डोनर डाले, द नंबर ऑफ डोनर्स वी आर इंसर्टिंग, सेम डोनर्स फ्री इलेक्ट्रॉन भी बन जाते हैं। तो जितने डोनर उतने फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ डोनर्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है। When ND is a donor concentration, ionization where the donor level ED is measured with respect to the bottom of conduction band and equal concentration of electron and donor ions are shown in this figure 16 and 14. Let's talking about the equation 16 to 14. We obtain the Fermi levels in the terms of the effective density of state Nc and the donor concentration Nd. अब यहाँ पर देखो ये important है, EC and EF, ये जो difference हुआ ध्यान से समझना. This is a very very good relationship and one must know that this particular, this EC minus EF equals to KT natural log of NC by ND. So NC is what? NC is, we are just taking here in the total concentration. State of density NC is to be taken here. Effective density of a state, donor हो गया, KT हो गया, natural log हो गया. तो ये जो energy का difference है वो इस ratio से निकाला जा सकता है. Similarly, उन्होंने holes के केस में भी यही बात करी. अगर आपका shallow acceptor है, number of the charge carrier concentration positive charge carrier is equals to acceptor, और इसके लिए उन्होंने जो यूज किया, यहाँ से कंडक्शन बैंड और EF फर्मी एनर्जी लेवल का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ से क्या कर रहे हैं, वैलेंसी बैंड का और फर्मी एनर्जी का लेवल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, और here we are just taking the NV upon NA. So as we just take the conduction band states, conduction band state को NC से लिया था, इसी तरीके से वैलेंसी बैंड स्टेट को जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स उस समय प्रेजेंट थे वो सारे यहाँ पर ले लिए. So this is what exactly the values. This is a very important relationship. ये दो बताते हैं कि इस difference की वजह से आपका ये movement होगा. And here on that we have just taken the whole diagram. और यही diagram आपको यहाँ indicate कर रहा है what exactly this difference is here. EC and going up to this one. So this is basically the ED. ये यहाँ पर lie कर रहे हैं. Small energy is giving the equal number of charge carrier and becomes the donor. Acceptor में ये EA हो गए, ये आपका EV हो गया, the all are lying up here, और सारे के सारे आपके बन जाएंगे. So this is what related with the energy levels. And talking about the energy band diagram, अगर ये देखेंगे तो इस energy band diagram में if you see here talking like the N type semiconductor में valency band, we have conduction band. अब देखो यहाँ पर ये जो donor है, इस donor के आते ही जो फर्मी एनर्जी लेवल था, donor का एनर्जी लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्टेड है, इन्होंने बढ़ा दिया. ये देखिए सेकंड डायग्राम में देखिए, if you see here this is the donor energy level concentration, ये यहाँ दिखाई दे रहा है. ये वही डायग्राम है, मोमेंटम डायग्राम है जो हम पहले ही बना चुके हैं. ठीक है. थर्ड डायग्राम अगर आप देखते हैं, दिस इज अ फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इफ यू सी हियर, दिस शोज हियर इन दिस ऑन दिस स्केल. ये चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है. चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे वेरी कर रहा है. एंड इफ यू सी हियर ऑल दिस वन, this is showing up the basically the idea of carrier concentration. इसमें carrier की concentration कितनी ज़्यादा है क्योंकि आपने donor डाला हुआ है, so you have a charge carrier concentration, conduction band is too much and the valency band it is too low. This is all about, and this all depend upon Fermi energy level. जब होता है तो Fermi energy level पे relationship होती है NP equals to NI square. इसको mass action law बोलते हैं. पर जब कंडक्शन बैंड और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो दिस इज डज नॉट फॉलो, इसको चेंज करना पड़ता है. इसमें डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज आती हैं, ये हम लेटर ऑन स्टेट करेंगे कि कैसे पढ़ेंगे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. सो नाउ आई होप सो यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज डायग्राम. सेशन इज ओपन नाउ टू आस्क क्वेश्चंस फॉर दिस if you feel.